इलेक्ट्रिक कार लेने जा रहे हैं, शायद पंच या टियागो ये भी लेने जा रहे होंगे। लेकिन ज़रा रुकिए, ये देखिए कैसा गाइडलाइंस दी जा रही हैं एक कार सर्विस सेंटर की तरफ से ईवी कस्टमर्स को। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आप एक ईवी परचेज़ करने का अपना डिसीजन कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दें, या हो सकता है ऑल टुगेदर आप अपने ईवी वाले डिसीजन को कैंसिल ही कर दें। यकीन नहीं हो रहा ना? मुझे भी नहीं यकीन हुआ था जब मैंने ये हेडलाइन पढ़ी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री में जहाँ माना जाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी डेवलप्ड है, वहाँ भी 2 में से 1 कस्टमर यानी कि हर दूसरा कस्टमर लगभग ये डिसाइड करके बैठा है कि उसकी अगली गाड़ी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श दत्त उपाध्याय और प्रणाम है उसे जिसने पहियों की खोज की, क्योंकि अगर वो खोज नहीं करता तो शायद हम कर देते। गाड़ियों से इतना प्यार जो है हमें। वैसे कमेंट्स में लिख के बताइए कि कौन था वो जिसने पहियों को गोल किया, और जब कमेंट करिएगा तो लगे हाथ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक ट्रांजिशन के फेज से गुजर रही है। कोई नहीं जानता कि सरकार का कब दिमाग घूमे और वो डीजल गाड़ियों पे बैन लगा दे। दूसरी तरफ इमिशन नॉर्म्स को इतना टाइट किया जा रहा है कि वो कार मेकर्स और कार ओनर्स यानी कि कार बायर्स दोनों का ही सरकार और ब्यूरोक्रेसी जूस निकाल लेना चाहती है और उस जूस से अपने सुबह के ब्रेकफास्ट को और हेल्दी करना चाहती है। नाइस। ऐसे में एक कस्टमर भी सोचता ये है कि यार हटाओ, क्या ज़रूरत है रिस्क लेने की, एक सेफ़ ऑप्शन की तरफ चलते हैं जिसमें ना इमिशन का चक्कर हो ना फ्यूल का। अपने घर पे गाड़ी चार्ज करेंगे, बढ़िया घूमेंगे, हम भी खुश और सरकार भी खुश। और इसी चक्कर में फिर वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल घर ले आते हैं। हाँ, एक डिस्क्लेमर है भाई, मैं बहुत छोटे कस्टमर ग्रुप की बात कर रहा हूँ जो ओवर सेंसिटिव है अपने डिसीजंस को लेकर। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो हमेशा रौले में रहते हैं, हाट भाड़ में जाए, जो होगा देखा जाएगा, एक डीजल गाड़ी ही ले आते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा। अब होता ये है कि आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी ले तो आते हैं, लेकिन असली तकलीफ़ उसके बाद शुरू होती है। दोस्तों, वापस मैं उसी रिपोर्ट पे आता हूँ जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। दोस्तों, 9 देशों के लगभग 37,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल कंज्यूमर्स का एक सर्वे किया गया और उनका फीडबैक लिया गया। उनसे पूछा गया कि आप अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी से कितना सेटिस्फाइड हैं। इस रिपोर्ट में क्या निकल के आया जानते हैं? चौंकिएगा मत, क्योंकि ये बातें इंडियन कस्टमर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि हमारा जो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो अभी डेवलपमेंट फेज़ में है, वो तो डेवलप्ड भी नहीं है। डेवलपमेंट फेज़ में क्या कहूँ, वो तो एकदम इनिशियल फेज़ में है, जबकि उनका ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप्ड है। माना जाता है कि हाँ वो एक वेल इस्टेब्लिश्ड पोजीशन पे आ गए हैं। तो सर्वे कहता है कि यूएसए जैसे देश में भी 46% ईवी कस्टमर्स ये डिसाइड करके बैठे हैं कि उनकी अगली गाड़ी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं होगी। और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में तो ये आंकड़ा लगभग 49% का है। ये मान के बैठे हैं कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं लेंगे, बाकी कुछ और ले लेंगे। 35% कस्टमर्स का मानना है कि इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ख़राब है, जबकि 34% कस्टमर्स ये कहते हैं कि उनका जो चार्जिंग का कॉस्ट है, यानी कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को ओवरऑल ओन करने का जो प्राइस है वो बहुत अधिक है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन देशों में इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है, यानी जो बिजली का रेट है, वो बहुत हाई है। हमारे देश में क्या है, बिजली का रेट काफ़ी नॉमिनल है, जबकि वहाँ पे बिजली बहुत महंगी है। खैर, सर्वे की जो सबसे तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ईवी कस्टमर्स जो ओवरऑल हैं उनमें से 32% ये मानते हैं कि उनकी जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग है वो बुरी तरीके से हैम्पर हुई है, प्रभावित हुई है ईवी के रेंज की वजह से। अब वो खुल के हाईवेज़ पे नहीं निकल पाते, उन्हें डर रहता है कि कब उनकी गाड़ी की बैटरी ख़त्म हो जाएगी, आगे चार्जिंग स्टेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इस तरह से वो एक रेंज एंग्जाइटी के बबल में फंस गए हैं। आइए अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को समझते हैं। ईवी गाड़ियों से एसोसिएटेड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में है वो भी यही है, यानी कि रेंज एंग्जाइटी। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम और बड़ी हो जाती है, क्योंकि ईवी कस्टमर्स को ये क्लेम किया जाता है मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से कि उनकी गाड़ी आराम से 400, 350, 450, यहाँ तक कि 500 तक की रेंज देगी। लेकिन रियल वर्ल्ड में 250 किलोमीटर या 300 किलोमीटर से अधिक ये गाड़ियाँ कभी रेंज नहीं देती।
घर से निकलते ही आपको ये डर सताने लगता है कि कहीं आप रास्ते में फंस तो नहीं जाएंगे। और चार्जिंग स्टेशंस इतने ज़्यादा कॉमन तो है नहीं जितने पेट्रोल पंप। मतलब अगर आप हाईवे पर लॉन्ग डिस्टेंस में एक ईवी गाड़ी से जा रहे हैं तो बस दुआ करिए कि रास्ते पर टाइमली आपको एक चार्जिंग स्टेशन मिलता जाए और वो काम कर रहा हो, यानी गाड़ी उसमें लगाएं तो वो चार्ज हो। ऐसा ना हो कि बस नाम का हो, बैनर लगाओ और वहाँ गाड़ी लगाते रहिए, कुछ हो ही ना। और इसमें भी एक और बड़ी समस्या तब हो जाती है जब आपकी गाड़ी, जब आप घर से निकलते हैं, बैटरी फुल चार्ज कर लिया, अब घर से निकल रहे हैं तो गाड़ी 300 किलोमीटर की बढ़िया रेंज दिखा रही है। आप 50 किलोमीटर हाईवे पे गए, आपकी रेंज जो है सीधे ड्रॉप हो गई 150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर। यानी कि रेंज जो इनकन्सिस्टेंट रेंज शो करता है वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। और ये खास दिक्कत जो है वो टाटा गाड़ियों में ज़्यादा आती है। उनकी गाड़ी जो है कभी 250 दिखाती है, तुरंत ही अगले थोड़ी देर में 150 दिखाने लगती है, फिर कभी कहीं 300 दिखा दे, फिर कहीं 100 दिखा दे। तो ये प्रॉब्लम जो है वो भी ईवी ओनर्स के साथ आती है। फिर वही वाली बात हो जाएगी, आप अपनी गाड़ी से पूछेंगे अरे भाई कहना क्या चाहते हो। इसके बाद दोस्तों दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ईवी गाड़ियों के साथ वो है उनका चार्जिंग टाइम। आमतौर पे जब आप पेट्रोल गाड़ी लेके या डीजल गाड़ी लेके किसी पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो मैक्सिमम 5 मिनट या 10 मिनट, इससे ज़्यादा तो कोई नहीं रुकता होगा। 5 मिनट में टैंक फुल हो जाता है। लेकिन अगर आप जब ईवी गाड़ी लेकर के चार्जिंग स्टेशन पे जाते हो तो आपको 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे भी रुकना पड़ सकता है। मान लीजिए कि चार्जिंग जो है वहाँ पे फास्ट चार्जिंग हो रही है, फिर भी कम से कम 30 से 40 मिनट तो आपको वहाँ रुकना ही पड़ेगा। और रात के टाइम में अगर आप फैमिली लेके जा रहे हो या कहीं दूर दराज के इलाके में हो तो ये जो रुकने वाला टाइम फेज़ है ना, ये काफ़ी खल जाता है और ये सेफ़ भी नहीं होता। बाकी घर पे जो लोग अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करते हैं वो तो जानते होंगे कि पूरी रात गाड़ी लगी रहती है, तब जाके वो बैटरी फुल होती है और कभी नहीं भी हो पाती है। तो ऐसे में मान लीजिए कि अगर आपको किसी इमरजेंसी में घर से निकलना पड़ गया और आपके पास एक सिंगल गाड़ी है जो कि इलेक्ट्रिक है, तो जो रास्ते का रोड़ा बनेगा सबसे बड़ा वो आपकी खुद की गाड़ी बनेगी। अब चार्जिंग की बात हो ही रही है तो आपको बता दूं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो हैं वो ये कहते हैं कि लगभग 6 से लेकर के 20 गाड़ियों को, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, एक चार्जिंग स्टेशन अगर वो प्रॉपर फंक्शनिंग है जिसमें कई सारी गाड़ियां चार्ज हो सकती हैं तो वो हैंडल कर लेगा। यानी कि लगभग 6 से 20 गाड़ियों पे एक चार्जिंग स्टेशन। लेकिन इंडिया में जो स्टेटस है अभी वो काफ़ी डरावना है। यहाँ पे एक चार्जिंग स्टेशन पे 135 से 140 गाड़ियाँ आती हैं। अब ये भीड़ आपको चार्जिंग स्टेशन पे दिखेगी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी गाड़ियों को, ईवीज़ को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं खुल के, क्योंकि उन्हें डर लगता है। वो हाईवेज़ पे जाते नहीं, अपने घर पे रात में चार्ज करते हैं, छोटा मोटा सिटी में जाते हैं या ऑफिस में जाते हैं और चले आते हैं। वो खुल के अपनी ईवीज़ को यूज़ नहीं कर पाते। लेकिन जब वो लॉन्ग रूट पे निकलते हैं तब उन्हें चार्जिंग स्टेशन की कमी खलती है। दोस्तों यहाँ पे बैटरी डिग्रेडेशन की भी बात मैं करना चाहता हूँ। आमतौर पे हर बैटरी के साथ एक लाइफ साइकिल एसोसिएटेड होती है और कोई भी बैटरी हमेशा लंबे समय तक एक जैसी परफॉर्मेंस ऑफर नहीं कर सकती, चाहे वो कितनी भी अच्छी बैटरी हो। अभी तो खैर LFP बैटरीज यूज़ हो रही हैं, उस पर एक डिटेल वीडियो मैं बना सकता हूँ कि बैटरीज किस तरह की होती हैं। NMC, LFP, कई सारी बैटरीज होती हैं। लेकिन जो भी बैटरी होती है उसकी एक लाइफ होती है और उसमें भी एक डिग्रेडेशन आता रहता है समय के साथ। आप शोरूम से गाड़ी निकालो 2-4 दिन, जो रेंज वो ऑफ़र करेगी वो रेंज 2 साल बाद ऑफ़र नहीं करेगी। जब कंपनी ने क्लेम किया था 400 किलोमीटर तो आपको 300 किलोमीटर की रेंज मिलती थी। लेकिन जो 300 किलोमीटर की रेंज आपको पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने में मिली, वही 2 साल बाद, 2.5 साल बाद घट के केवल 150 से 200 किलोमीटर हो जाएगी। और जब बैटरी रिप्लेसमेंट की बात आएगी तो दाम सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। कभी कभी तो पूरी बैटरी की रिप्लेसमेंट कॉस्ट गाड़ी के कॉस्ट के बराबर हो जाती है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग ईवी लेने से घबराते हैं। अब बात करते हैं मेंटेनेंस की। दोस्तों आमतौर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मेंटेनेंस के लिए कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं माना जाता, उनको मेंटेनेंस के साथ एसोसिएट नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें IC इंजन नहीं होता। अब लोग मानते हैं कि जब इसमें IC इंजन नहीं है तो इसमें कोई इंजन ऑयल, कूलेंट, एयर फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं होंगी, तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, एक तो बैटरी वाला इशू, दूसरा बैटरीज़ के लिए जो कूलिंग सिस्टम होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है। अगर आपके कूलिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आई या गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आई तो वो काफ़ी महंगा हो सकता है, ध्यान रहे। और कई बार ये पार्ट्स जो हैं ये जल्दी आपको मिलते भी नहीं दूर दराज के इलाकों में, तो ये वो बड़ा कारण बन जाता है, बड़ी सरदर्दी बन जाता है ईवी कस्टमर्स के लिए, क्योंकि गाड़ी महीनों सर्विस सेंटर पर खड़ी है। दोस्तों अब आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और वो है इनिशियल कॉस्ट। कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी अपने IC इंजन वाले काउंटर पार्ट से महंगी होती है, 3 से 4 लाख रुपए वो महंगी होगी ही होगी।
अब जब आप इतना हैवी इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बड़ा डिसीजन हो जाता है। अब उसमें जब ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं रेंज की, चार्जिंग की और बैटरी की, तो वो पूरी ईवी की रेपुटेशन ही ख़राब कर देता है और इसीलिए ऐसे कस्टमर्स अगली बार ईवी लेने से थोड़ा बचते हैं। और इसमें एक और समस्या तब जुड़ जाती है जब इंडिया में मेजरली जो सेल हो रही है ईवीज़, आप सब जानते हैं कि टाटा मोटर्स ही ईवीज़ सेल कर रहा है ज़्यादातर। आपकी टियागो हो गई, पंच ईवी हो गई, नेक्सॉन ईवी हो गई, लेकिन उनके पास ईवीज़ के लिए एक फुल फ्लेज डेडिकेटेड सिस्टम नहीं है लोगों का, कस्टमर्स की प्रॉब्लम को हैंडल करने का, सर्विस का। ऐसे में जो ईवी कस्टमर्स हैं वो अपनी गाड़ी की सर्विस से, गाड़ी भले अच्छी है लेकिन उसकी सर्विस से अनसेटिस्फाइड हैं। और जब तक मार्केट में एक प्रॉपर कंपटीशन नहीं हो जाता, अच्छी ब्रांड्स जो दूसरी रिलायबल सर्विस ऑफर करती हैं, जैसे कि मैं नाम नहीं लूँगा बट आप समझ सकते हैं मैं किन कंपनियों को बोल रहा हूँ, वो लोग जब ईवी ऑफर करने लगेंगे, उनकी ईवी जब ज़्यादा रिलायबल निकल के आएगी तो टाटा ऑटोमेटिकली अपना सर्विस में सुधार करेगी ही करेगी। तब जाके एक हेल्दी कंपटीशन बनेगा और ईवी कस्टमर्स को सेटिस्फैक्ट्री सर्विस मिलने लगेगी, रेंज भी बढ़ेगी गाड़ियों की, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। तो मेरा मानना है कि अभी अगर आप एक सिंगल गाड़ी खरीदने जा रहे हो, आपकी फर्स्ट गाड़ी है या सेकंड गाड़ी जो भी है, लेकिन आपकी अकेली गाड़ी होगी, तो हो सके तो ईवी को आप अवॉइड करो, क्योंकि हो सकता है कल को कोई इमरजेंसी आ जाए, आपको लॉन्ग रूट पे निकलना पड़े, तो एक पेट्रोल गाड़ी आपको आपकी जर्नी में पूरा सहयोग करेगी, लेकिन एक ईवी गाड़ी आपको रास्ते में खड़ा कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ईवीज़ बिल्कुल बेकार हैं, मैं जानता हूँ कि वही फ्यूचर है, उनके अंदर फ्यूचर पोटेंशियल है, लेकिन उस फ्यूचर तक पहुँचने के लिए एक ट्रांजिशन का फेज़ आएगा है जो चल रहा है। उसमें हमें सीएनजी गाड़ियों को लेना है, हाइब्रिड गाड़ियों को लेना है। जब फुल फ्लेज ईवीज़ का दौर आएगा तब आएगा, अभी नहीं है। ऐसे में अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया जरा भी, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं ईवी गाड़ियों के बारे में, नीचे कमेंट में बताइए। क्या मेरा जो मानना है, जो ये रिपोर्ट्स वगैरह हैं, इससे आप सेटिस्फाइड हैं या आप इनको चैलेंज करते हैं। और ऐसे ही जुड़े रहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।